भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब हम इतिहास के बारे में जानते हैं, शुरुआत करते हैं पढ़ना, तो कहाँ से पढ़ते हैं? कोई न कोई हमें लिखित साक्ष्य मिलेंगे या देखने वाले या मौखिक इस तरह की कोई भी चीज़ मिलेगी तभी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब आधुनिक भारत की बात आती है, देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है तो सभी को पता है। आधुनिक भारत जो ये वर्तमान पढ़ ही रहे हैं, मध्य है और प्राचीन भारत है। तो प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखित साक्ष्य ही हैं, कुछ खुदाई से मिले पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेडिवल का भी वही है, वो पहले पढ़ाया जा चुका है। और जब आधुनिक की बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ें हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत क्या है। किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम उसके जो एविडेंस है उसको खोजते हैं। तो इसमें इसकी शुरुआत होती है कि भारतीय इतिहास लेखन में भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेख, जाहिर सी बात है आम जनता तो उसको लिख नहीं सकती थी। जो राजा थे या गणमान्य लोग थे उसको लिखते थे और उसी को माना जाता था, वही पढ़ा जाता था। तो राजकीय अभिलेखों विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकताएं दी गई, जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। इसमें सबसे पहले है ये जो इमेज बनी हुई है, ये पुर्तगीज का आगमन है। कब हुआ था पुर्तगालियों का आगमन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो उसमें जब अभिलेखों की बात आती है तो सबसे पहले आता है राजकीय अभिलेख, जो राजा के द्वारा लिखवाया गया अभिलेख होता था। तो वो क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 का जो समय है उस दौरान व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। बट अब ये सवाल उठता है कि 1600 से 1857 के बीच का ही क्यों है? क्योंकि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सभी को पता है, अकबर का काल था वो। तो उस वक्त जो है विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी जो थी वो हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। जाहिर सी बात है भारत में जो शासन चल रहा था वो ब्रिटेन से चल रहा था, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर निर्भर थी। अब जो भी काम होता था लिखा पढ़ी होती थी। उस वक्त टेलीफोन तो था नहीं, न मोबाइल था, न इंटरनेट का ज़माना था कि हम एक मेल की और वहाँ पहुँच गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो क्या होता था कि लिखा पढ़ी होती थी, किसी ने लिखा पोस्ट किया, वो आया, फिर यहाँ से उसका रिप्लाई गया तो गया। तो इस तरह की चीज़ें। तो कागज़ का चूँकि आविष्कार हो चुका था, कब हुआ था भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो कागज़ का आविष्कार हो चुका था, तो उसके थ्रू जो है बातों को कम्युनिकेट किया जाता था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन परामर्श ये सब कुछ लिखा पढ़ी के दौरान ही होता था। ऐतिहासिक सामग्री जो ये जो हमारी जो ऐतिहासिक सामग्री है, ये जो लिखित मिली है उसमें इसका इजाफा होता चला गया। राजकीय अभिलेख इकाई कार्यवाही गुप्त पत्र एवं अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप मंडल और देखिए अंडरलाइन कीजिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। इस लेखन की जो शैली थी उसको उसके अंतर्गत इसको कह रहा है। अब कहता है कि जब ब्रिटिश महारानी क्राउन इनको कहा जाता था, यानी प्रशासन, मतलब वो प्रशासन थी, भारतीय प्रशासन संभाला का मतलब उनके अंडर में आया। तो इनसे भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे गए। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणबद्ध तरीके से प्रमुख घटनाओं और विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान समेत निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। अनुगमन का मतलब उनको फॉलो कर सकते हैं, जो उन लोगों ने जिस तरह की चीज़ों को लिखा उसको हम फॉलो कर सकते हैं पढ़ के। ठीक है। अब आगे कहता है कि अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें पुर्तगीज थे, डच थे एवं फ्रांसीसी, इसमें उच्च लिखा है जो गलत है, डच थे, के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास सृजन हेतु उपयोगी हैं। मतलब उस वक्त जो डचेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगीज आए थे, अंग्रेज आए थे, इन लोगों के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, इन लोगों के द्वारा जो लिखे गए गजेटियर्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके आधार पे हम इतिहास को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लिखा गया है उसको वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। आगे कहता है कि प्राथमिक तौर पर वे आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनमें काफ़ी कुछ प्राप्त किया सकता है। अब देखिए आर्थिक विकास का मतलब, आर्थिक इतिहास का मतलब क्या हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो जाहिर सी बात है वो व्यापार करने के लिए ही आई थी। व्यापार के माध्यम से ही उसने यहाँ अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की और उसके बारे में भी हमें इन्हीं लिखे हुए जो दस्तावेज हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती है।
अब कहता है कि जो अन्य स्रोत हैं इसके अंतर्गत जो है, राजकीय के अंतर्गत जो अन्य स्रोत है वो क्या है कि कई सारे समकालीन और अंशतः समकालीन जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य, यात्रा वृत्तांत भी हैं जिन्होंने हमें 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के इतिहास की रोचक एवं उपयोगी झलक प्रदान की है। यद्यपि समाचार पत्रों पत्रिकाओं ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की, तथापि उन्होंने 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान की। अब देखिए, उस वक्त जितने विदेशी यात्री आए थे घूमने के लिए, उन लोगों ने भी किताबें लिखी होंगी, क्योंकि भाई लिखना तो एक मौलिकता है, हर व्यक्ति चाहे सोचता है कि इसको लिखें। तो जो लिखी चीज़ें मिल गई वो भी उस समय के जो इतिहास का जो एक स्रोत है वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य, पेंटिंग्स शामिल हैं। इसके बारे में आगे बताया गया है। मौखिक स्रोतों में की अपनी सीमा होती है, वे अन्य ऐतिहासिक सामग्री के पुष्टिकरण में तथा घटनाओं, व्यक्तियों में ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के नए रूप जैसे उपन्यास, लघु कहानियां, कविताओं जिनका विकास पश्चिम के प्रभाव में हुआ, ने समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं का विविध प्रतिबिंब प्रदान किया। प्रतिबिंब का मतलब इमेजेस, जैसे कहते हैं ना साहित्य जो है समाज का दर्पण होती है, तो जो साहित्य उस वक्त लिखी गई होगी, जो नॉवेल उस वक्त लिखी गई होगी, राइटर्स के थ्रू के द्वारा जो लघु कहानियाँ, कविताएं उस वक्त लिखी गई होंगी, वो समाज का एक दर्पण थी। समाज में उस वक्त जो चीज़ें हो रही थी उसी को लेखक अपने कलम से कागज़ों पे उतारता है। ठीक है, तो वो एक देखने को मिलता है। अब जो दूसरा पॉइंट है, राजकीय अभिलेख के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो पुरालेखीय अभिलेख है। इसमें क्या कहता है, इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में भी पुरालेखीय सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक, प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान करता है। ठीक है, अब देखिए आधुनिक भारत का जो है मैप मैंने दे रखा है। इसमें सभी राज्य हैं और राज्यों के नाम लिखे हुए हैं और कितना सुंदर कलर्ड है ये। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। इसको चाहे तो आप बना भी सकते हैं, क्योंकि जब आप मेन साइंसनेटी करेंगे तो जब आप इंडिया का मैप आपको याद होगा तो बहुत सी चीज़ें अपने आप मतलब दिमाग में आती चली जाएंगी, बहुत दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इन्हें ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन के संदर्भ के लिए अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। क्या चीज़, ये जो पूरा लेख है उसको सुरक्षित रखा जाता है, पुरालेखीय सामग्री जो है। व्यापक तौर पर आधुनिक भारत के लिए राजकीय अभिलेख की 4 श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला है केंद्र सरकार के पुरालेख, मतलब जो राजा के द्वारा सेंट्रल में, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा लिखे पुरालेख है। फिर राज्य सरकार की पुरालेख जो है, मध्यवर्ती मध्यस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख हैं और न्यायिक अभिलेख है। इसके अंतर्गत निजी अभिलेख, विदेशों से उपलब्ध अभिलेख के स्रोत भी हैं। ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। अब इस पर इसी को एलैबोरेट करके कहता है केंद्र सरकार के पुरालेख, केंद्र सरकार के द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं उसके बारे में कह रहा है। तो क्या है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में जो अपने जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसमें भारत सरकार के अधिकतर पुरालेख को सहेज के रखा गया है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। अटूट का मतलब हो गया, मतलब कॉन्टिन्यूअस उसके बारे में लिखा जाता ही रहा गया है, उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं आया है। ठीक है, लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाएंगे इसको आगे भी। अधिनियम में संवैधानिक परिवर्तनों, एकीकृत राज्य व्यवस्था के उदय और कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन। आप मुझे कमेंट में बताइए कि लोक सेवाओं का गठन कब किया था और किसने किया था। दूसरा, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, ये भी किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट में पूछता है। भारतीयकरण समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि जेम्स रनल की 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति की गई थी। अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर वन लाइनर में पूछ देता है। भारत के अनजान क्षेत्रों में सीमा क्षेत्रों को वैज्ञानिक रूप से मानचित्रित किया गया। वर्तमान में जो हम लोग के खेतों की चकबंदी होती है, मैप बनते हैं, सर्वे होते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ कब हुई थी? जेम्स रनल ने 1767 में इसको सबसे पहले शुरू किया था।
भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयर के जनरल्स और वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचनाएं प्रदान की। इसके थ्रू हम बहुत सी चीज़ें आज भी हम उसको बहुत अच्छे से देख पाते हैं। लोक न्याय के विधायी विभागों के कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से 1937 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी हैं। आज मैं यहीं पे इसको ख़त्म करूँगी। इसका जो आगे वाला हिस्सा है मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो वही अपलोड करूँगी। आप लोग पहले इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उनको प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको एलेबरेट कर दूँगी, उसको मैं समझा दूँगी। धन्यवाद।